आखिरी राउंड में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीट शामिल हैं। ये सभी सीटें पूर्वांचल में हैं और इनमें देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी भी शामिल है। बीजेपी ने इस बार पूर्वांचल में क्लीन स्वीप करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है। आज मुख्यमंत्री योगी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तीनों पूर्वांचल में मोर्चा संभालेंगे। सीएम योगी मऊ, सोनभद्र, वाराणसी में रैली करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह कुशीनगर, बलिया, चंदौली में जनसभा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंच चुके हैं। वो पूरे दिन बनारस में ही मोदी का बूथ मजबूत करेंगे। तो नड्डा आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद मतदाता सम्मेलन को भी संबोधित करने जा रहे हैं। पूर्वांचल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। घोसी, गाजीपुर, मऊ पूर्वांचल की वो सीट जहां पर मतदान अभी बाकी है। बीजेपी के नेताओं ने पूर्वांचल में अपनी ताकत लगाई। पीएम मोदी भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मोदी ने कल मिर्जापुर, घोसी और देवरिया में सभाएं की। प्रधानमंत्री मोदी अब कल वाराणसी में मोर्चा संभाल सकते हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कल से 1 जून तक काशी में ही मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी मोदी के कार्यक्रम का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसके पहले पीएम मोदी ने अपने नामांकन से पहले काशी में रोड शो किया था और इसके बाद उन्होंने वाराणसी में महिला कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया था। ये तो प्रधानमंत्री मोदी का जो अब तक का कार्यक्रम रहा है वो आपको बता रहे हैं, लेकिन ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से काशी में धुआंधार कैंपेन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतदाता सम्मेलन करने जा रहे हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, वाराणसी में वो मौजूद रहेंगे। 2 रैली वाराणसी में उनकी प्रस्तावित है। बीजेपी का ये आखिरी जोर है। काशी पर बीजेपी का इसलिए जोर है क्योंकि काशी में खुद 2 दफा जाकर आई। वहां के वोटर्स ये कह रहे हैं कि जीत तो तय है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन ये मार्जिन 10 लाख का होना चाहिए और सारी ताकत इसीलिए बीजेपी अपनी काशी पर लगा रही है। सीएम योगी आज पूर्वांचल में ताबड़तोड़ प्रचार करने जा रहे हैं। उसके पहले उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को लेकर इंडिया अलायंस पर तगड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि अगर धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण देने की कोशिश हुई तो ये देश की अखंडता के लिए चुनौती होगी। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने 2012 और 2014 के मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण देने की कोशिश की थी। साथ ही पीएससी की भर्ती में 15% मुस्लिम आरक्षण देने की कोशिश हुई, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण समाजवादी पार्टी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। तो अपने जन्मजात हिंदू विरोध, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के विरोध का नाम ही इन्होंने बना दिया, उसका पर्याय ही बना दिया है। चाहे वह राम जन्मभूमि का विरोध रहा हो, राम भक्तों पर गोली चलाने का रहा हो, या फिर 2012 और 2014 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की थी और यहां तक इन्होंने शरारत की थी कि तुष्टीकरण की हद पार करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की उस समय की 20 करोड़ की आबादी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए पीएससी की 54 कंपनियों को इन्होंने समाप्त किया था। और उस समय इन्होंने पीएससी की भर्ती जो निकाली थी उसमें इन्होंने प्रयास किया था कि 15% मुस्लिम आरक्षण हो। माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था। ये जो होड़ है एक खतरनाक होड़ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था इसका, मुस्लिम आरक्षण का, क्योंकि देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था और उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण देश के अंदर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की 80 में से 67 सीटों पर मतदान हो चुका है और केवल आखिरी चरण का मतदान बाकी है, जहां पर 13 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 1 जून को उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे वो सीट कौन कौन सी है आपके सामने। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया
और सलेमपुर। ये पूर्वांचल की सीटें हैं जहां पर इस वक्त मतदान होना बाकी है। 1 जून को उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से 19 के चुनाव में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी। जरा सोचिए, 13 सीटें, अगर ये 12 सीटें बीजेपी रिटेन कर लेती है और 1 सीट इसमें और ऐड हो जाती है मिर्जापुर, जहां बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल के अनुप्रिया पटेल ने पिछली मर्तबा बाजी मारी थी, जबकि 2014 के चुनाव में इन 13 सीटों में से 9 पर बीजेपी को कामयाबी मिली थी। यानी कि यहां पर उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, 13 तक पहुंचा, 12 तक पहुंचा और अब इसे 13 करना चाहेगी। अगर बात करें 2 सीटें जहां पर बीएसपी का कब्जा था, उनको भी बीजेपी पूरी तैयारी के साथ अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। 13 सीट, 14 के चुनाव का नतीजा आपके सामने, 19 के चुनाव का नतीजा आपके सामने और अब 24 का चुनाव का नतीजा क्या होगा, 4 जून की तारीख और 1 जून की वोटिंग बताएगी। आखिरी चरण में सभी की नजर वाराणसी सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां से मैदान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पीएम मोदी का मुकाबला उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और बीएसपी के अतहर जमाल से है। अतहर जमान लारी जो कि बीएसपी के नेता, अजय राय कांग्रेस के नेता, ये त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन अभी काशी में जो माहौल है उसमें चर्चा ये नहीं हो रही कि अजय राय मोदी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इस बार मोदी की जीत का मार्जिन क्या रहने जा रहा है। क्या मोदी इस बार 10 लाख के मार्जिन से जीतने वाले हैं? अगर पिछले 2 चुनावों के आंकड़ों पर आप गौर करेंगे तो सबसे पहले बात 2014 की कर लेते हैं, जब मोदी 3,71,000 के मार्जिन से बनारस जीते थे। 2019 का चुनाव आया, मोदी की जीत का मार्जिन बढ़ गया है। ये जीत का मार्जिन 4,79,000 तक पहुंच गया। अब इस बार मोदी क्या वाराणसी में रिकॉर्ड बना पाएंगे, ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ये मुकाबला कितना दिलचस्प है, बनारस में बार बार जा चुकी हैं हमारे सहयोगी रुचि कुमार, वहां के मतदाताओं से उन्होंने उनके मन की था जानी है। रुचि, अब तो सब यही पूछ रहे हैं कि मार्जिन कितना बड़ा होगा, कंपटीशन नाम की तो कोई चीज है या नहीं, मैं क्या पूछूं आपसे? जी हाँ, देखिए बनारस ऐसा है, अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो जो 80 लोकसभा सीट हैं वहाँ आप मीनाक्षी, आप भी बहुत जगह गई, हम भी बहुत जगह गए, हमने देखा कि जो कैंडिडेट है वो कम चुनाव लड़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम पर लोग वोट डाल रहे हैं। तो जो कैंडिडेट है वो सेकेंडरी हो जाता है, वोट पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, इसको लेकर। तो ऐसे में बनारस में, वाराणसी में, जहां खुद प्रधानमंत्री 2 बार से सांसद हैं, तो वहां पर वो तीसरी बार सांसद नहीं बनेंगे, इसको लेकर कोई भी कह नहीं सकता कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे। अब आपने जैसे कहा कि ये मार्जिन की लड़ाई है, और हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन नॉमिनेशन किया था, आप भी वहाँ थी, जहाँ अंदर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, और उन्होंने कहा था कि हर बूथ पर 270 ज़्यादा वोट लाने हैं पिछली बार के चुनाव के मुकाबले। तो ये लड़ाई पूरी मार्जिन की है, और अगर आप वहाँ जाएंगी तो वहाँ तो बीजेपी वालों के बड़े बड़े दावे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा वोट इस बार प्रधानमंत्री मोदी पाएंगे। अब आप विपक्ष की बात करेंगे तो आपने देखा कि डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी के रोड शो में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई, लेकिन आप देखेंगे तो वोट भी तो मिला ना। पिछले चुनाव में भी सपा और कांग्रेस को वोट मिला था, तो वो समर्थक बाहर आपको सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रुचि पूरी जानकारी के लिए आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वांचल में थे। यहां पर उन्होंने हर रैली में माफिया को बढ़ावा देने के लिए इंडिया अलायंस पर प्रहार किया। मोदी ने सबसे पहले मिर्जापुर में कहा कि पहले माफिया के डर से जनता थरथर कांपती थी, अब कानून का हंटर चलने का खौफ ऐसा है कि माफिया थरथर कांप रहा है। घोसी में भी प्रधानमंत्री मोदी ने माफिया का मुद्दा उठाया। मिर्जापुर की बात हमने आपको बताई कि माफिया कैसे थरथर कांप रहे हैं। घोसी में जब उन्होंने संबोधन दिया तो उन्होंने कहा माफिया के लिए आंसू बहाते हैं इंडिया अलायंस के नेता। पूर्वांचल में माफिया मुद्दे को लेकर जबरदस्त जोर उनके हर संबोधन में दिखाई दिया। देवरिया की बात की जाए, सीएम योगी गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। तमाम तरीके की बातें इस प्रचार के दौरान कही गई। सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिए थे, लेकिन जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया।
मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है। उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। यही बीजेपी में और इंडी जमात के बीच में इतना बड़ा फर्क है। पीएम मोदी पूर्वांचल में विकास बनाम माफिया का मुद्दा उठा रहे हैं, तो उन्होंने लोगों से इमोशनली कनेक्ट करने के लिए खुद के चाय वाला होने का मुद्दा फिर उठाया। मोदी ने कहा कि मैं कप प्लेट धोते हुए और चाय पिलाते हुए ही बड़ा हुआ हूं। बचपन में कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूं, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ हूं। और आपने देखा होगा कि जैसे ही विजय का सूरज उगता है तो कमल भी खिलता है और उसी समय कप प्लेट की भी याद आती है, चाय की चुस्की लेने का मन करता है। और मोदी और चाय का नाता भी इतना तगड़ा है, यानी मोदी है, कप प्लेट है, चाय की चुस्की है, कमल खिल रहा है। देखिए चारों तरफ जय जयकार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के खुद को चाय वाला कहने पर प्रहार किया। खड़गे ने कहा कि वो भी काफी गरीब परिवार से आए हैं, लेकिन उनके लिए यह मुद्दा सियासत का नहीं है। मोदी की तरह वो सहानुभूति नहीं बटोरना चाहते। दुख दूसरों को बोलकर मोदी जी के जैसा मैं सिंपैथी लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो हमेशा यही बोलते हैं, मेरी माता जी ऐसी थी, मैं ट्रेन में क्या चाय बेचता था, फिर मैं वो करता था, फिर कभी कभी अब ये शुरू करे कि मैं कहीं तो मैं जाता ही नहीं था, पहले बोलते थे। वो तो ठेकेदार थे, उनके पिताजी भी, और ठेकेदार का काम ये भी करते थे, इनको भी किसी ना किसी एक दुकान पे बिठाते थे। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में बोले, लोगों की सिंपैथी आई। वो सिंपैथी के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी के बैकग्राउंड पर सवाल उठाए तो ओवैसी का लाउड स्पीकर भी मोदी के खिलाफ फुल वॉल्यूम में बजा। ओवैसी ने बिहार की रैली में कहा कि मोदी कह रहे हैं कि उन्हें शक्ति ने किसी खास मकसद से भेजा है। वो दिन दूर नहीं जब पीएम मोदी कहेंगे कि मेरी पूजा करो। ओवैसी ने मोदी के पुराने भाषणों की भी याद दिलाई। सुनिए ओवैसी ने मोदी के बारे में क्या कहा। प्रधानमंत्री जो कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ, 2014 में जब आए थे तो कहा था अच्छे दिन लेकर आऊंगा, कहा था ना। फिर कहा था कि भाइयों बहनों 15 लाख डालूंगा, फिर कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। 2014 हो गया, 2019 शुरू हुआ तो मोदी ने कहा मैं आपका चौकीदार, कहा था ना मैं आपका चौकीदार हूं। फिर चुनाव हो गया तो कहा मैं आपका सेवक हूं, फिर कहा सेवक हूं। अब 24 आ गया तो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ। मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने, शक्ति ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह देंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी पूजा करो। बीजेपी ने जहां पूर्वांचल की सभी सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं समाजवादी पार्टी आखिरी राउंड से पहले कलह से जूझ रही है। पूर्वांचल के बड़े नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने समाजवादी पार्टी छोड़ने के साफ संकेत दिए हैं। उन्होंने आज अपने समर्थकों की बैठक बुलाई, जहां वो अपनी अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। इस दौरान नारद राय बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। नारद राय इसलिए खफा है कि बलिया के फेफना की रैली में अखिलेश यादव ने मंच से उनका नाम नहीं लिया था। नारद राय ने इसे अपने खिलाफ एक साजिश करार दिया।
जब मंच पे थे तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, क्या वजह रही है? आप लोगों का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, क्या वजह रही कि नाम नहीं? देखिए, नाम नहीं लिया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नाम छूट भी जाता है और नाम साजिश के तौर पर जो लिखने वाले होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। जो साजिश कर रहे हैं अगर समझ रहे हैं वो कामयाब हो जाएंगे तो कामयाब होने वाले। लेकिन नाम कैसे छूट सकता है? आपका एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है बलिया में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाद में महसूस किया, उन्होंने कहा कि गलती हुई है, जिसने भी किया है जानबूझ करके कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, सनातन पार्टी को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने आ जाएगा आपके सामने, उन लोगों से पूछो कि भाई आप क्यों पार्टी को कमजोर कर रहे हो? नाराज रहकर कोई कमजोर कर रहा हो, नाराज रह से आप भी पूछ सकते हैं, जनता पूछ सकती है, और जो समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं उनसे आप भी पूछिए, और जनता तो सुन ही रही है, देख ही रही है कि कौन लोग कमजोर कर रहे हैं। जो विधानसभा के चुनाव में भाजपा के इशारे पर नाचे, लोकसभा के चुनाव में भी भाजपा के इशारे पर नाच रहे हैं। आखिर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने वाले नारद राय कौन है, यह हम आपको बताते हैं। नारद राय समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो अखिलेश कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, बलिया के बड़े भूमिहार नेता हैं, और इसके अलावा पहले बलिया सीट से सनातन पांडे को टिकट मिलने पर भी उनकी नाराजगी सामने आई थी। अगर वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो बलिया के 2 सीटों पर भूमिहार वोटर्स की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है।